के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़ने वाले तमाम पैनलिस्ट का, अपने साथ जुड़े हुए दर्शकों का, मेरे साथ पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले तमाम साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की मांग के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं और उन्हीं के सुझाव के आधार पर हम देश की बहस का विषय डिसाइड करते हैं। यही नहीं, अपने घरों से पब्लिक के मंच के जरिए जुड़कर हमारे दर्शक बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, इसे और धार और रफ्तार देते हैं। पब्लिक के मंच में आज कौन कौन जुड़ेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज किसे आपने बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज की बहस का मुद्दा है वीर सावरकर की देशभक्ति पर क्यों उठाए जाते हैं सवाल। यहां पर मेरे मन का सवाल यह है कि जिस इंसान को वीर कहा जाए, जिस इंसान को स्वतंत्र वीर कहा जाए, उसकी देशभक्ति पर सवाल उठाना कहां तक उचित है। क्या लेफ्ट के इतिहासकारों ने जानबूझकर सावरकर को बदनाम किया? क्या राजनीतिक वजहों से सावरकर की प्राण प्रतिष्ठा को धूमिल किया गया? सावरकर जिनको 2-2 आजीवन कारावास की सजाएं काला पानी में दी हुई थी, वही सावरकर जिनके बारे में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लिखा था कि उन्हें छोड़ देना चाहिए, वही सावरकर जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 18 जो पहला स्वाधीनता संग्राम था 1857 का, उसका सबसे सही चित्रण किया। आखिर 2021 में उस सावरकर के नाम पर इतना विवाद क्यों है? हाल ही में सावरकर पर कई पुस्तकें आई। एक पुस्तक आई जो आई जाने माने पत्रकार उदय माहुरकर की, जिसमें उन्होंने लिखा, जो पुस्तक का शीर्षक है द मैन हु कैन हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। क्या सावरकर पार्टीशन बचा सकते थे? सवाल यहां पर यह भी है कि कई लोग तो ये कहते हैं कि सावरकर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 2 राष्ट्र थ्योरी का सिद्धांत दिया। ऐसे में क्या है पूरा विवाद और क्यों आज सावरकर बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बने हुए हैं, इसी पर होगी बात। लेकिन सबसे पहले अभी तक का अपडेट। सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। वीर सावरकर की राष्ट्रभक्ति को लेकर एक बार फिर नई बहस छिड़ गई है। दरअसल सावरकर पर उदय माहुरकर ने हाल ही में किताब लिखी है द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, जिसके बाद से उनकी छवि पर फिर से प्रहार किया जा रहा है। अगर माफी कभी किसी को मांगनी हो किसी बात की, तो सावरकर के पुराने पत्र उठा सकते हैं कि माफीनामा कैसे लिखा जाता है, क्योंकि उन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5-5 बार अंग्रेजों से माफी मांगी, अंग्रेजों से पेंशन ली। यही नहीं, लेफ्ट विचारधारा के इतिहासकार तो उन्हें देशद्रोही तक बताने में जुटे हैं। जब इन्होंने इस पे दस्तखत किए इतनी 3 माफीनामों के बाद, तो जाहिर है अब ये अंग्रेजों के खिलाफ तो कुछ कह ही नहीं सकते थे। वीर सावरकर पर 2 अभूतपूर्व पुस्तक लिख चुके इतिहासकार विक्रम संपत भी कह चुके हैं कि राजनाथ सिंह के बयान पर लोग फालतू में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सावरकर पर एक पुस्तक के विमोचन के दौरान वीर सावरकर की देशभक्ति को याद किया और कहा कि उन्होंने महात्मा गांधी के कहने पर अंग्रेजों को दया याचिका भेजी थी। और सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी, महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी सावरकर को बदनाम करने की साजिश बताया। उनके बदनामी की मुहिम चली है, स्वतंत्रता के बाद बहुत तेजी से चली है। गौरतलब है कि दया याचिका की मांग करना एक कानूनी अधिकार भी है। देश के बहस में चर्चा है कि क्या वीर सावरकर की देशभक्त छवि को बार बार नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और इसी से जुड़ा सवाल हमारी देश की बहस में है। देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, वीर सावरकर को एजेंडे के तहत बदनाम करने की कोशिश होती रही है? आप इसके बारे में हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें।
मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार उदय माहुरकर खुद जुड़ेंगे, जिन्होंने पुस्तक लिखी है। इसके अलावा मेरे साथ होंगे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष, मेरे साथ होंगे साथ ही साथ डॉक्टर रतनलाल, जो कि खुद एक हिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो मेरे साथ हैं। और खुद वीर सावरकर के परिवार से मेरे साथ उनके ग्रैंडसन यानी पोते रंजीत सावरकर जी भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि पब्लिक के मंच के जरिए आज हमारे साथ कौन कौन से साथी जुड़ेंगे। सबसे पहला नाम है कोमल किशोरी का पटना से, वरुण कुमार मिश्रा का इंदौर से, आरती पुंडीर का गाजियाबाद से और प्रदीप कुमार वर्मा का लखनऊ से। शुरुआत करते हैं और शुरुआत उदय माहुरकर जी से ही करते हैं, क्योंकि उनकी पुस्तक पर ही सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। उदय जी, आपने लिखा है कि सावरकर इकलौते ऐसे शख्स थे जो पार्टीशन बचा सकते थे। उनके ऊपर तो यह आरोप लगा है कि उन्होंने सबसे पहले टू नेशन थ्योरी दी है। सभी लोग लेफ्ट से जुड़े नेता, कई सारे इतिहासकार ये बात कहते हैं, और आप तो उल्टी बात कह रहे हैं कि वो विभाजन बचा सकते थे भारत और पाकिस्तान का। बिल्कुल, हमारी पुस्तक इसी विषय पे है। हमने खूब तथ्यों के आधार पे उनकी जो लड़त थी भारत के विभाजन को रोकने की, और उनकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा की जो विज़न है, जो भारत को एक बड़ी ऊंचाइयों पर ले जा सकती थी, और कैसे भारत ने अपने आप को उससे दूर रख के अपना नुकसान किया है, यही हमारी पुस्तक है। मैं बता दूं कि हेगियोग्राफी नहीं है ये, हमने सावरकर का क्रिटिकल एनालिसिस भी किया है। लेकिन कुल मिला के आप देखें तो मुस्लिम तुष्टिकरण का दौर, देखिए जो पार्टीशन हुआ उसके अंदर दो मुख्य कारण थे। एक था मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस का, और दूसरा मुस्लिम लीग का कम्युनल कैंपेन। ये दो मुख्य कारण थे। और तीसरा एक कारण था कांग्रेस की जो वीक नीति थी, संपूर्ण अहिंसा पे आधारित। ये तीन फैक्टर्स थे जिसके वजह से पार्टीशन हुआ। 1937 के अंदर, 1937 के अंदर सावरकर नजर कैद में से बाहर आए रत्नागिरी से, और पॉलिटिक्स में एंटर होने का उन्होंने निर्णय लिया। उस टाइम पे कांग्रेस के नेता सुभाष चंद्र बोस, अच्युतराव पटवर्धन, एसएम जोशी, उन्होंने उनको इनवाइट किया कि आप कांग्रेस में आइए। सावरकर ने ना कहा। सावरकर ने यह कहा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण के रास्ते पे इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसका वापस आना नामुमकिन है, और भारतवर्ष में मुस्लिम तुष्टिकरण करके पॉलिटिक्स चलाना ये देश के साथ धोखाधड़ी है, क्योंकि मुस्लिम तुष्टिकरण जो है वो हिंदू हकों का हनन करके हो रही है। और इसके बाद उन्होंने हिंदू महासभा ज्वाइन करने का निर्णय लिया। फिर उनका जो स्पीच आता है 1937 का, पहला स्पीच उनका हिंदू महासभा के अध्यक्ष के नाते, तो उस टाइम पे भी उसके अंदर उसको ही एक छेड़ा जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने कहा था देयर आर टू नेशंस विद इन वन नेशन, वन मुस्लिम वन हिंदू। ये एक अर्ध सत्य है, ये शब्द जरूर कहे थे उन्होंने, पर उन्होंने इसको एक डिजीज के रूप में देखा था, एक बीमारी के रूप में देखा था, और कहा था कि इसका क्योर हमें ढूंढना पड़ेगा, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये जो फॉल्सिफिकेशन है, इसका पहला प्रमाण है। इसके बाद में जो हम कहते हैं कि कैसे वो प्रिवेंट कर पाते भारत का पार्टीशन, उसके कई प्रमाण हैं। उन्होंने 1937 से लेकर 1940-45 तक उन्होंने बार बार आगाह किया कांग्रेस को कि कांग्रेस वालों, मुस्लिम तुष्टिकरण के रास्ते पे जाओगे तो देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। 1940 के अंदर जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया 23 मार्च 1940 को, उसके बाद में भी उन्होंने कहा कि अगर, उस टाइम पे कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि देश का विभाजन हमारी लाशों पे होगा। सावरकर ने कहा, देखिए जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप मुस्लिम कम्युनिज्म को सरेंडर होते जा रहे हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण का सहारा लेके मुस्लिम वोटों के लिए, उसमें परिस्थिति खराब होगी। ये पूरी जो जिस डायरेक्शन में पूरा माहौल जा रहा है वो देश के लिए खराब होगा। और संकेत उन्होंने दिया कि विभाजन हो सकता है, कांग्रेस ने अपनी नीति चेंज नहीं की। तो सावरकर वो व्यक्ति हैं कि जिन्होंने बार बार देश को आगाह किया। उनका हिंदुत्व अपने समझने का प्रयत्न करें, जो उनके सामने दुष्प्रचार होता है। उनका जो हिंदू मैनिफेस्टो है उसके अंदर वो स्पष्ट कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र या भारतवर्ष के अंदर सभी जाति, सभी धर्मों को समान अधिकार होगा। साथ में एक और चीज कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर मुसलमान और क्रिश्चियनों की जो पूजा अर्चना है उसमें अगर कोई विरोध करता है, उसमें कोई विरोध पैदा करता है, तो द स्टेट विल स्टेप इन एंड एंश्योर
that they are able to offer their prayers in the way they want. लेकिन साथ में एक वार्निंग देते हैं, the nation will not allow creation of a nation within a nation in the name of religious minoritism. और यही भारत की कहानी है। तो उदय जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा यहाँ पर, आपने बिल्कुल बहुत देखें कि जी, आपने बहुत सटीक ढंग से बात समझाई कि क्या प्रचार है उनके बारे में, लेकिन सवाल यह है कि यह प्रचार क्यों किया गया कि उन्होंने पहले भाषण में कहा कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र होने चाहिए, दो अलग अलग राष्ट्र की परिकल्पना की। आपने पुस्तक 2021 में लिखी है। नहीं, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा था कि भारत के उनके बारे में ये कहा जाता है प्रचलित तौर पर। मैं ये कह रहा हूं आपसे, उनके बारे में आरोप लगता है। मैं ये जानना चाहता हूं, आपने चूंकि पुस्तक 2021 में लिखी है, तो आपने क्या कारण भी लिखा है कि क्यों कहा जाता रहा, या इसके आसपास की चीज? हाँ, बिल्कुल। इस पुस्तक में पूरा विवरण है, इसका पूरा स्पीच हमने कोट किया है, उसको ऑपरेटिव पार्ट कोट किया है, जो स्पष्ट कहता है कि सावरकर उसको एक बीमारी के रूप में देख रहे थे। और जहां तक ये जो प्रचार है कि सावरकर देश के विभाजन के लिए जवाबदारी कितना गलत है, इससे साबित होता है कि जो 1988 का स्पीच है सैयद अहमद खान का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर, उनका 98 का जो मेरठ का स्पीच में, उसमें क्या कहते हैं? उसमें कहते हैं कि अगर आज अंग्रेज अगर देश छोड़ के जाते हैं तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रह पाएंगी, मतलब हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह पाएंगे। मुसलमानों को, हिंदुओं को हराने के लिए मुसलमान अफगानिस्तान के पठानों का हेल्प लेंगे और बंगाल तक खून की नदियां बह जाएंगी। खून की नदियों की बात करते हैं, सावरकर ने कभी बात की खून की नदियों की? कभी नहीं की। इसके बाद है सर मोहम्मद इकबाल, जिनकी नज़्में हम गाते हैं, जिनकी कविताएं हमारे देश के लोग गाते हैं, ये जाने बिगर कि मोहम्मद इकबाल जो हैं वो देश के विभाजन के लिए दूसरे व्यक्ति जवाबदार है। यहीं से पूरी बहस को खोलते हैं और मैं सबसे पहले इसी सवाल को आशुतोष के पास ले जाना चाहता हूं। आशुतोष, क्या द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात सावरकर ने अपने भाषण में नहीं की? उनके भाषण को तोड़ा और मड़ोड़ा गया, जैसा उद्धृत किया गया। उदय मावरकर जी ने बताया रंजीत सावरकर जी से भी उनका पक्ष लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा आरोप उन पर यह भी लगता है कई आरोपों में से। मुझे लगता है कि इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की जिम्मेदारी कुछ लोगों ने अपने कंधों पर ले ली है, इसलिए वो इतिहास को गलत संदर्भों में बेचने की, जो लोग ये कहते हैं कि सावरकर ने दो राष्ट्र का सिद्धांत नहीं दिया था, या तो उनको इतिहास की समझ नहीं है या वो जो इतिहास है उसको जानते ही नहीं अच्छी तरीके से। सिर्फ हिंदुत्व ही खाली पढ़ने, कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये किताब मेरे आंखों के सामने है, इस किताब को अगर आप पढ़ लें और इसमें कुछ चीजें जो लिखी है बहुत साफ तौर पर स्पष्ट है कि उनका साफ तौर पे कहना है कि जो क्रिश्चियंस और मुसलमान है वो इस देश के लिए कभी भी जो है ये विश्वास पात्र नहीं हो सकते, क्योंकि इनको जो पुण्य भूमि है वो इस देश की नहीं है। और यहीं से बहुत ये किताब 1923 में आई थी, आप 1937 की बात कर रहे हैं। मैं उस बहस में जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि आज की तारीख में सावरकर को गांधी से बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। 3-4 चीजें मैं स्पष्ट तौर पर कह दूं कि जो लोग सावरकर के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सावरकर 1909 के सावरकर, जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक के कहने पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई, वो सावरकर और 1923 के बाद के सावरकर में जमीन आसमान का फर्क है। सावरकर वो शख्स थे जिनके बारे में देश के वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी की हत्या के बाद 27 फरवरी 1948 को जो चिट्ठी लिखी थी, वो मैं आपको बहुत लंबी लिखी, खाली एक ही चीज पढ़ना चाहूंगा। इट वॉज अ फैनेटिकल विंग ऑफ हिंदू महासभा डायरेक्टली अंडर सावरकर। फिर से पढ़ देता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसकी बहुत बड़ी तस्वीर, बड़ी बड़ी मूर्ति लगाई गई इस देश के अंदर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको नेहरू से बड़ा बनाने की कोशिश की गई, जिनको बहुत बड़ा आदर्श पुरुष बनाने की कोशिश की, वही सरदार पटेल सावरकर के बारे में क्या लिखते हैं, जो देश के गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे। ये चिट्ठी उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को 27 फरवरी 1948 को लिखी है। इट वाज अ फैनेटिकल विंग ऑफ द हिंदू महासभा डायरेक्टली अंडर सावरकर। हम इस मुद्दे पर भी आएंगे आशु। हम एक मिनट लेट मी कंप्लीट। दैट हैट्स द कॉन्स्पिरेसी एंड सॉ इट थ्रू, ये उन्होंने लिखा। आगे क्या लिखते हैं वो, और आगे बता देता हूं आगे क्या लिखते हैं। फिर उन्होंने कहा है, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चिट्ठी, जब श्यामा प्रसाद ने चिट्ठी लिखी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि भाई आप सावरकर को राजनीतिक पूर्वाग्रह की वजह से आकलन नहीं होना चाहिए, तो सरदार पटेल ने कहा कि राजनीतिक पूर्वाग्रह से कोई आकलन नहीं होगा, कानून की नजर से होगा। और फिर उन्होंने वो लिखते हैं, कहते हैं सावरकर कि मैंने अपने अधिकारियों से कहा है कि सावरकर के बारे में तब कार्रवाई होगी जब सारे सबूत मेरे सामने होंगे और मैं उनको बताऊंगा। तो जब पंडित सरदार पटेल जब खुद संतुष्ट हो गए, कन्विंस हो गए
तब उन्होंने सावरकर के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए थे और जेल जाने के आदेश। उन्होंने क्या लिखा है? द सावरकर शुड बी इंक्लूडेड, द पेपर शुड बी प्लेस्ड बिफोर मी बिफोर एक्शन इज टेकन। फिर आगे लिखते बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है, कोर्ट इन सो फार एज द क्वेश्चन ऑफ गिल्ट इज कंसर्न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉ, मॉरली इट इज पॉसिबल दैट वन इज कनेक्शन मे बी द अदर वे अराउंड। वो कहते हैं कि ये नैतिक अपराध से कभी सावरकर बच नहीं पाएंगे, सबूत हो या सबूत ना हो एक अलग सवाल है। तो जो आदमी गांधी जी की हत्या में गिरफ्तार हुआ हो, सरदार पटेल जब गृह मंत्री थे, सारी पुलिस उनके अंडर में थी, जेल गया हो, उस व्यक्ति को आप कहें कि इतिहास के सबसे बड़े महापुरुष हैं, तो माफ करिएगा, संसद पर हमले में भी बहुत सारे लोग बाइज्जत बरी हो गए थे, उनको भी आप भारत रत्न दे दीजिए। ठीक है, मैं सीधे रंजीत सावरकर जी के पास चलता हूं। रंजीत जी, इस बात को तो समझाया उदय माहुरकर जी ने कि कैसे उनके भाषण को गलत ढंग से इंटरप्रेट किया गया टू नेशन थ्योरी के बारे में, उसके बारे में भी जानना चाहूंगा। और यह भी जानना चाहूंगा कि क्या परिस्थितियां थी जिसके बारे में आशुतोष जी कह रहे हैं कि सरदार पटेल ने उनके बारे में लिखा कि यही तो कॉन्स्पिरेटर है गांधी की हत्या के। बताइए। देखिए, पहली बार माहुरकर जी ने जो कहा कि 1883 में 1883 में सैयद अहमद ने उनका 88 का भाषण है, मगर पहला लेख जो था वो सावरकर के जन्म के पूर्व था द्विराष्ट्र सिद्धांत का। तो ये बात समझाने के बाद भी आशुतोष जी जैसे लोग हैं कि जो बार बार समझ तो नहीं, वो तो समझते हैं मगर समझना नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात है, ये जो पटेल का जो एग्जाम्पल दे रही है, तो मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस के चीफ तब के जो थे संजीवी, वो आईबी के भी चीफ थे, और आईबी का चीफ आप सब जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। 20 जनवरी 1948 को एक बम विस्फोट हो गया, उसमें मदन लाल पाहवा नाम का एक आदमी गिरफ्तार किया गया, और उसने ये स्पष्ट रूप से कहा कि एक दैनिक हिंदुत्व अग्रणी या हिंदू राष्ट्र, क्योंकि उसका नाम पहले अग्रणी था, बाद में हिंदू राष्ट्र हुआ, उसके एडिटर इस कॉन्स्पिरेसी के मुख्य है। तो आप स्वयं पत्रकार है, आपको पता है कि ये रजिस्ट्री दिल्ली में ही होती है। तो वो संजीवी जो नेहरू को रिपोर्ट करते थे, उन्होंने 20 से 30 तक करीबन 50 मौके गोडसे को पकड़ने को गवाए। तो मैं तो कहता हूँ कि ये जो पुरावों की बात कर रहे हैं, तो सावरकर जी के अगेंस्ट कोर्ट में एक भी एविडेंस पेश नहीं हुआ है, और इसीलिए सावरकर को छोड़ा गया। अगर एक भी एविडेंस पेश न होकर भी छोड़ा गया, उसके बाद सरकार ने अपील नहीं की, उसके बाद भी ऐसी अनाप शनाप बातें करेंगे, तो न्याय व्यवस्था का ये कितना सम्मान रखते हैं, ये तो खुलेआम सिद्ध होता है। तो कोर्ट भी छोड़ दे। अभी 2018 में, अभी 3 साल पहले न्यायमूर्ति बोबड़े की जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस थे, उनकी अध्यक्षता में एक यहाँ के मुंबई के एक पंकज फडणवीस ने आवेदन किया था, उसके ऊपर कोर्ट ने एक एमिकस जूरी भी अपॉइंट किया। उन्होंने कोर्ट ने सीधा रूप से कहा था कि सावरकर का उसमें कोई संबंध नहीं है, और सावरकर को जो अरेस्ट करने की बात है वो केवल राजनीति की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि 10 दिन के अंदर गांधी को पूरा, मतलब उनके जीवित को धोखा होने के बाद भी उनको हत्या के लिए खुला छोड़ देना, 50 मौके गंवाना जो हत्यारों को पकड़ने के लिए, और बाद में वो हत्यारे हिंदू सभा पार्टी के हैं, इसीलिए सावरकर को अरेस्ट करना, उसके बाद हिंदू सभा का खत्म करना, उसके बाद 30 से 35 हजार उनके वर्कर्स को अरेस्ट करना, ये इतना अत्याचार होगा कि 2 नंबर की पार्टी 1946 के प्री पोल मतलब मध्यंतर पूर्व जो इलेक्शन हुए थे हमारे, उसमें 16% वोट हिंदू सभा को मिलते, 16% वोट, ये बहुत बड़ी पार्टी मानी जाती है, वो खत्म हो गई। तो इससे तो नेहरू सरकार का सब ये पूरा एकाधिकारशाही बन गई। तो ये मैं तो कहता हूं कि ये सावरकर जी को नेहरू ने अपने राजनीतिक जो उनका जो सत्ता चले जाने वाली थी, पटेल रिजाइन कर चुके थे 12 जनवरी को वो निकल गए थे, और ऐसे एविडेंस आ गए हैं, लेटर मेरे पास है जो गांधी मर्डर केस में प्रोड्यूस किए गए कि पटेल चाहते थे कि सावरकर उनसे मिले और आगे की रणनीति तय करें, क्योंकि पटेल ये कह चुके थे कि ये मंत्रिमंडल में मैं काम नहीं कर सकता। ये मणिबेन पटेल ने खुद, उनकी लड़की ने अपने डायरी में लिखा है। इसके बाद भी देखो, एक जो बोलने वाले वो बोलते रहेंगे क्योंकि एजेंडा पे बोलते हैं। जब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की, तो सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, और जैसे कि माहुरकर जी ने पब्लिश किया है, और उसके पहले विक्रम संपत ने सावरकर का माफीनामा हो या गांधी मर्डर केस, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए, सब लोग उसमें पढ़ सकते हैं। मैं कहता हूं इसलिए नहीं, या आशुतोष के लिए इसलिए नहीं, आप खुद डॉक्यूमेंट्स देखिए, ये आज पब्लिक बोर्ड में अवेलेबल है, थोड़े कष्ट उठाइए और अपना मत बनाइए। ठीक है, मैं इसी बात से आगे ले जाता हूं, लेकिन उससे पहले प्रदीप कुमार वर्मा, मेरे दर्शक लखनऊ से, उनकी राय जान लेते हैं। वीर सावरकर के बारे में प्रदीप जी आप क्या सोचते हैं? सोचते हैं कि वाकई वो स्वतंत्र वीर थे, एक आदमी जिसे 2-2 बार आजीवन कारावास मिला हो?
जी नमस्कार, मैं प्रदीप वर्मा आप सभी का अभिनंदन करता हूं और मैं यहाँ पे एक अपनी बात और राय रखना चाहता हूं कि आज जो वीर सावरकर जी को लेकर एक परिचर्चा और बहस का मुद्दा छिड़ा हुआ है वो मेरे हिसाब से तथाकथित बिल्कुल ही पूर्णतया गलत है, क्योंकि सावरकर जी किसी की निजी जागीर नहीं है। सावरकर जी हो चाहे नेहरू जी हो चाहे गांधी जी हो चाहे पटेल जी हो, वो हम सभी के हैं। इस पे आज चर्चा का विषय कि सावरकर जी ने देश को विभाजित करने का काम किया या सावरकर जी गांधी जी की हत्या में शामिल थे। सावरकर जी के बलिदान और त्याग को कोई नहीं को देख रहा। जिस तरह वो अंडमान निकोबार जेल में 13.5 बाई 7.5 फीट की जेल में रह रहे थे, जिस तरह उन्होंने अपने जीवन यापन किया और अपने दरवाजे के सामने ही मलत्याग करते थे, खड़े होकर उन्होंने सोना सीखा, खाना सीखा, उसको क्यों लोग भूल जा रहे हैं भाई? आप सावरकर जी को लेकर जिस तरह बहस छिड़ी हुई है वो किस चीज का पर मुद्दा है भाई? ठीक है वर्मा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह की यातनाएं उनको काला पानी यानी अंडमान निकोबार जेल में दी गई, इसी सवाल को लेकर मैं डॉक्टर रतनलाल जी के पास चलता हूं। रतनलाल जी, चाहे रंजीत सावरकर जी हो चाहे उदय माहुरकर जी हो, वो फैक्ट्स का हवाला दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये चीजें तो सत्यापित है कि भाई टू नेशन थ्योरी देने वाले वो नहीं थे, पहली थ्योरी उनकी नहीं थी। और दूसरा, गांधी की हत्या के बारे में उन्होंने बताया कि गांधी की हत्या को लेकर जो तब के पुलिस कमिश्नर थे उन्होंने क्या बात कही थी और तब की राजनीतिक परिस्थितियों का भी बखान किया उन्होंने कि सावरकर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। शुक्रिया सभी दोस्तों का। और सबसे पहले मैं इतिहास का प्रोफेशनल छात्र हूं और इतिहास जो है भक्ति में और रोने गाने पीटने से नहीं लिखा जाता है और तथ्यों पर आधारित होता है। पहले मैं उदय जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी एक एडिटर, ऑथर और ट्रांसलेटर हूं और कई किताबें मेरी भी पब्लिश हैं। तो कितना दर्द होता है, पेन होता है किताब बनाने में, वो हम जानते हैं। इसलिए उदय जी को पहले बधाई। और मेरा जो शोध है, PhD है, जिसमें कई किताबें हम छाप चुके हैं, वो वीर सावरकर के दोस्त थे एक ऑक्सफोर्ड में, ये काशी प्रसाद जायसवाल, उसी पे मेरा रिसर्च है। और 2009-10 तक 1909-10 तक सब वहाँ साथ थे और कोर्ट परिसर में कई बार काशी प्रसाद जायसवाल जाते थे, जिसका एविडेंस हमें मिला है। बहरहाल मैं इतिहास किसी व्यक्ति के एवोल्यूशन को समाज के एवोल्यूशन की तरह देखता हूँ। जो आदमी 20 साल में जो होगा वो जरूरी नहीं कि 30 साल में हो, जो जरूरी नहीं वो 40 साल में हो, जरूरी नहीं 50 साल में हो। तो एक इंडिविजुअल का भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एवोल्यूशन होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि उदय जी की जो किताब है वो फैक्ट बेस्ड होगी, एनालिसिस होगी। और इतिहास में कोई भी इतिहास एकदम एब्सोल्यूट नहीं होता है। इतिहास आधा गिलास पानी भरा है, आधा खाली है, दोनों बातें होती है, व्याख्या होता है इतिहास। तो अभी जैसा कि मैं सुन रहा था उदय जी को कि उन्होंने सावरकर साहब की जो हिंदुत्व की जो व्याख्या थी, उस हिसाब से तो बीजेपी सरकार उनके खिलाफ ही काम कर रही है। पहले पॉइंट पर आ जाएं, जो गांधी की हत्या वाला है, फिर हिंदुत्व पे भी आ जाएंगे। पहले डॉक्टर रतनलाल जी, हम गांधी की हत्या वाले पर आ जाए, क्योंकि आशुतोष ने भी उसका जिक्र किया, रंजीत जी ने भी उसका जिक्र किया और उदय जी ने भी जिक्र। दीपक जी सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए जी। अगर मान लिया कसाब जो है बाइज्जत आप ही के देश के कानून से बड़ी हो गया है, आशुतोष जी ने चर्चा की, आपकी सरकार, पुलिस प्रशासन, इंटेलिजेंस ब्यूरो सब हार गई। सॉरी, पार्लियामेंट अटैक का जो आरोपी था कसाब, में गलती से नाम चला गया, कसाब को भी यहाँ रखने में करोड़ों रुपए खर्च हुए। पार्लियामेंट अटैक का जो आरोपी था सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। आप क्या कहते हैं उनको? ये सवाल उलटता हूं मैं 2 नए तथ्य लेकर आ रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि उदय जी ने उस तथ्य का जिक्र किया होगा अपनी किताब में। मैं कुछ एक कहना चाहूंगा। राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि अंबेडकर साहब ने वो उनसे पूरा अस्पृश्यता निवारण सीखा है। उसमें अंबेडकर साहब का वॉल्यूम 40 जाइए, भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने छापा है। उसमें डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि कई लोग बौद्ध धर्म की शरारतपूर्ण आलोचना करते हैं, सावरकर उन्हीं में से एक है। असल में मैं नहीं जानता कि वे कहना क्या चाह रहे हैं। सावरकर बहुत नादान आदमी हैं, तो उनकी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं कहना हूं, भारत सरकार की किताब कह रही है। दूसरा एविडेंस मैं दे रहा हूं। चलिए माफीनामा तो छोड़ दीजिए, हो सकता है कि आदमी रणनीति हो, स्ट्रेटजी हो, जो कॉलोनियल टॉर्चर था बहुत लोग बर्दाश्त नहीं करें, हो सकता है। सब लोग भगत सिंह नहीं हो सकते, हम उम्मीद नहीं कर सकते कि सब लोग भगत सिंह होंगे। लेकिन आज़ादी के बाद का CIA का एक डॉक्यूमेंट है, 3 पेज का, ट्विटर फेसबुक पे शेयर्ड है। आप जाकर चेक कीजिए कि सावरकर साहब उस समय केसरी पत्रिका निकालते थे
और उसमें लेख लिखते थे वामपंथियों के खिलाफ। वो जाके गए हैं अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी होटल में ठहरे हैं, CIA के कई एजेंट से मिले हैं, अफ्रीकन देशों के कई डिप्लोमेट से मिले हैं, वहां चर्चा हुई है। वो लेख लिखते थे वीकली। एक सेकंड अब ठहर जाइए, अभी लेट मी कंप्लीट, मैं डिस्टर्ब नहीं करता। बोलिए, पूरा बोलिए प्रोफेसर सावरकर साहब जो लेख लिखते थे 168 पब्लिकेशन एशिया और यूरोप में जाते थे, और उनके लिए $195 $75 जो है वो लेख लिखने का, और $120 खर्चा वो लेते थे प्रिंटिंग का, मेलिंग का, तमाम। $195 सावरकर साहब 1961 का एक डॉक्यूमेंट है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, CIA के डिजिटल प्लेटफॉर्म जाइए, वहां अवेलेबल है। तो वहां CIA से भी लेते थे। आपको भारत रत्न देना है तो दे दीजिए। अब तक बहुत सारे ऐसे लोगों को भारत रत्न मिल रहा है कि उसका कोई मतलब ही नहीं है। बहुत लीला करने वाले लोग को भी मिल रहा है, और जिनके आप बात मैं बता रहा हूं कि सचिन तेंदुलकर को भी देखिए घोटाले में भी नाम उनको भी मिला हुआ है। मालवीय जी के बारे में भगत सिंह लिखे हैं, ठीक है, कि चलिए हम विषय तक सीमित रहते हैं। आपने सही मुद्दा उठाया उदय जी। सबसे पहले मैं आपको जानना चाहता हूं, उन्होंने कहा, माफ कीजिएगा, अफजल गुरु को बेइज्जत बरी कर दिया जाता, तो क्या आप बोलते हैं कि संसद के हमले के मास्टरमाइंड वो नहीं थे? ये तर्क दिया है डॉक्टर रतनलाल ने। नहीं, गिलानी। दीपक जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी बोलिए, बिल्कुल आप ही से सवाल है मेरा। दीपक जी, मैं कुछ, हाँ, मैं ये कह रहा हूं, देखिए, पहली बात तो मैं प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि अगर वो बरी कर दिया गया था तो फिर सरकार अपील में क्यों नहीं गई? ये तो बताइए डॉक्टर रतनलाल, अपील में क्यों नहीं गई सरकार? तो वहां से छूटा हुआ है। श्योर थे तो एक नहीं और भी मैं कहना नहीं और भी कहना चाहूंगा, मैं मुझे बोलने का मौका दिया जाए। उदय जी कंप्लीट कर ले, फिर आप बोलिएगा। सरकार नहीं, एक मिनट रतनलाल जी, आपको मैंने सुना, आप दोनों को सुना, आपको सुनना पड़ेगा, गलत बात है ये। नहीं बोलिए, पहली बात तो बोलने का वक्त दे रहे हो। दूसरा, मनोहर मालगांवकर जो है, जिन्होंने द मैन हु किल्ड गांधी जो पुस्तक लिखी थी, वो दिगंबर बड़गे जो अप्रूवर बन गए थे, जिनके स्टेटमेंट पे सावरकर जी के पर केस चलाया गया था, उसको मिलने गए तो उसने कहा कि मैंने सरकार और पुलिस के प्रेशर में आके स्टेटमेंट दिया था। ये उसने मनोहर मालगांवकर ने लिखा है अपनी किताब में, जिस किताब बड़ी फेमस है, उसका नाम है द मैन हु किल्ड गांधी। दूसरा, BR अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। BR अम्बेडकर जब हियरिंग हुआ खुद आए थे, पहले जो हियरिंग स्टार्ट हुआ पहले दिन खुद अम्बेडकर, उनकी धर्मपत्नी और काका साहब गाडगिल तीनों हाजिर थे कोर्ट के अंदर। और उससे भी ज्यादा अम्बेडकर जो तथ्य आए हैं वो ये बताते हैं, हमने हमारी किताब में उसको कोट भी किया है कि अम्बेडकर जो सावरकर के वकील थे एलन भोपटकर, हिंदू महासभा के लीडर, उनको मिलने आए अम्बेडकर ने कहा कि आप डट के लड़िए। सावरकर को एक मंत्रिमंडल के एक सदस्य के कहने से उनको एक्यूज बनाया गया इस केस के अंदर। अब मैं आपको एश्योरेंस देने आया हूं कि केस में वो बरी हो जाएंगे, आप डट के लड़िए और हम इंश्योर करेंगे कि वो अपील में नहीं जाए, सरकार अपील में नहीं जाए। बताइए डॉक्टर रतनलाल, अपील में क्यों नहीं गई सरकार? अगर इतने श्योर थे तो बताइए डॉक्टर रतनलाल, अपील में जाने का तो पूरा अधिकार था केंद्र सरकार का, वो भी गांधी की हत्या के मामले में। ये तो सही, अरे बता रहा हूं, सुनिए तो सही। राजनीति की लीला इतनी आसान नहीं होती है, और इतिहास के जो लीलाएं होती है इतनी आसान नहीं होती। एक बात बताइए, आजादी के पहले हिंदू महासभा, RSS और कांग्रेस में कितना डिफरेंस था? आवाजाही लगी रहती थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आखिर किसके सरकार में मंत्री बने थे? तो वो तो एक पूरा जो है लेयर्स होते हैं राजनीति के। अगर सरकार नहीं गई अपील में, तो उसके लिए तो पहले कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए, नंबर 1। नंबर 2 कि आजादी के बाद जब सरकार चलाना था तो उसके कई हिंदुत्व कांग्रेस रिप्रेजेंट करती थी। उस समय कहां RSS भी नहीं अंग्रेजों के खिलाफ बोलती थी, हिंदू महासभा भी नहीं बोलती थी। दीजिए ना, ये तो आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे जा रहे हैं। तथ्य दीजिए ना। एक मिनट कौन कह रहा है कॉन्स्पिरेसी? नहीं, आप इतिहासकार थोड़े हैं दीपक साहब, जो कह रहा है पोजीशन समझिए। बाकी हम कितना भी एविडेंस नहीं है। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, उदय जी ने सवाल उठाया, अपील में क्यों नहीं गए? और अपील में क्यों नहीं गए, इसका जवाब दीजिए। मैं पेज नंबर बताऊं,
जहां पे कह रहे हैं कि सावरकर जहर अरे भले सुनिए तो सही। इतिहास सब इतिहासकार आप थोड़े ही बैठे हुए हैं। पेज नंबर बता रहा हूं कि कह रहे हैं कि सावरकर बुद्धिज्म को लेकर उन्होंने एक सवाल उठाया, उसका लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूं कि अपील में क्यों नहीं गई सरकार? तो इसीलिए सवाल का जवाब तो सुनिए ना भाई। वीर सावरकर इंदिरा गांधी के समय में 10,000 रुपए के चेक गए कि नहीं? वीर सावरकर को कांग्रेस को ऑप्ट करने की कोशिश की कि नहीं? तो ये तो आपका पारिवारिक मसला था ना। इधर से उधर अभी कांग्रेस में 100 सांसद चले गए, बीजेपी में अभी सिंधिया जाके मिनिस्टर बन गए, तो वो तो आपका पारिवारिक मसला है। झगड़ा भी हो जाता है। ललित नारायण मिश्रा की हत्या हो गई, भाई को सीएम बना दिया, बात खत्म। तो ये तो घरेलू मामला है ना, आवाजाही लगी रहती है। मैं कुछ बोलना चाहता हूं, खिलाफ रहेंगे, कभी साथ बैठ जाएंगे। मुझे कम से कम मुझे कन्विंस नहीं कर पाए, हो सकता है दर्शक कन्विंस हो गए। रंजीत सावरकर जी, फिर आशुतोष जी। रंजीत जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर आशुतोष जी। कोई बात नहीं, क्या तर्क से सहमत है? अपील में क्यों नहीं गए? आई एम नॉट हियर टू कन्विंस एवरीवन। इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द हिस्टोरियन, इट इज द वर्क ऑफ द पॉलिटिशियन टू अपील एवरीवन। ठीक है। हम सिर्फ आर्ग्यू कर सकते हैं डॉक्टर साहब, पूरे सम्मान के साथ हम सिर्फ आर्ग्यू कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मैं कोई जजमेंट नहीं पास कर रहा हूँ। अरे सेमिनार कराइए, टीवी चैनल में सेमिनार करवाइए। देखो जजमेंट में ये लिखा है, हम भी पढ़ेंगे, हम भी समझेंगे। जजमेंट में ये लिखा है, देखो एक मिनट, अभी मैंने सुन लिया आपका, अभी मेरा सुन लीजिए प्लीज। सुन तो लीजिए, रंजीत जी को सुन लीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब स्पष्ट रूप से कहा गया है। हाँ बोलिए। जजमेंट में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि सावरकर के अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं है। उन्हें अफजल गुरु के साथ उनका नाम लेकर आप बहुत उनका बड़ा अपमान करें। अफजल गुरु वो वांट ऑफ एविडेंस नहीं छोड़े, बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एविडेंस छूटे हैं। तो सावरकर जी के अगेंस्ट कोई भी एक भी एविडेंस नहीं, ऐसा स्पष्ट लिखा था और इसीलिए उनके अगेंस्ट अपील नहीं की गई। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2018 साल में यही कहा है। और जो दूसरी बात जो कही गई सावरकर के ऊपर सीआईए वगैरह, ये जो कुछ कहा इन महोदय ने, ये कैसे इतिहासकार है मुझे मालूम नहीं है। इतिहासकार कभी फेसबुक से इतिहास नहीं ढूंढते, तो वो लेटर तो मैंने भी देखा है। तो उसमें कोई एक सावरकर नाम की व्यक्ति का नाम है और केसरी में वो पत्रकार है। सावरकर केसरी के कभी पत्रकार नहीं थे। उसमें जो लिखी वो हर बात झूठ है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट तो सभी नेहरू के बारे में भी घूमते हैं, नेहरू के खानदान का क्या हम उन्हें सच मानेंगे क्या? नहीं, फेसबुक में डॉक्यूमेंट के आप इतिहासकार है, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाइए, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाइए। फेसबुक के ऊपर कहेंगे ना तो गांधी नेहरू के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा है और हम सब पढ़ते हैं। ऐसे जो प्रचार होता है माफीनामा अनदेखा कहते हैं, हम अनदेखा कहते हैं। ऐसा है नहीं आप देखो, आप विषय पर बदलो। एक सीआईए से पैसा लिया, ये देखिए कागज, मुद्दे पे रहो, कागज दिखा रहा हूं, पेपर फेसबुक या ट्विटर या व्हाट्सएप एक मुद्दे पे ही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पे इतिहास। मैं तो उदय जी से बात कर रहा हूँ, सारे पेपर्स लेके बैठा हूँ। सीआईए से $195 पर एक सांस में आप 1961 नहीं ले सकते। आप देखिए ना, मैं लेके बैठा हूँ। मुक्त नहीं हुए, आप जैसे मर्जी होगा, आप राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे। नहीं, आप किसको देंगे सर्टिफिकेट? किया उन्होंने, ये आप लोग की आदत लग गई है सर्टिफिकेट बांटने। इतिहास में आपको जो नहीं, मैं आशुतोष के पास आता हूँ। आशुतोष, रंजीत सावरकर जी का कहना है कि ये तो अपमान है वीर सावरकर का, जिन्होंने आजादी के लिए अपना खून पसीना बहा। उनका अपमान है कि अगर आप उनका पैरेलल अफजल गुरु के साथ ड्रॉ करते हैं या किसी भी आतंकवादी के साथ ड्रॉ करते हैं। तो नहीं, मुझे लगता है पहली बात तो सावरकर, रंजीत सावरकर जी चूंकि उनके परिवार से, तो जाहिर सी बात उनको डिफेंड करेंगे, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं पैदा होती। लेकिन उनको रतनलाल जी के प्रति पर्सनल टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, वो पर्सनल टिप्पणी ठीक नहीं है। 3-4 चीजें हैं जो बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। अभी कैसे इतिहास को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है, एक देशभक्त के ऊपर पर्सनल टिप्पणी करे और रतनलाल के ऊपर ना करे। अरे ये कौन सा है बात? मुझे बोलने दे। मैंने आपके बारे में नहीं, उन्होंने भी पर्सनल टिप्पणी करते हैं। मेरे ऊपर डिबेट थोड़ी हो रही है, सावरकर के ऊपर हो रही है। पार्लियामेंट अटैक का गिलानी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, आज बीजेपी गवर्नमेंट में सैलरी मिल रही है, तो क्यों नहीं आप शांत हो जाए? अभी थोड़ी देर पहले इतिहास को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है, अभी उदय माहुरकर इसके सबसे बड़े उदाहरण है। और क्या कैसे उदाहरण, मैं उसका जिक्र कर देता हूं। BR अंबेडकर जिन्ना और सावरकर को एक तराजू में तोलते। सुन लीजिएगा उदय माहुरकर, अगर आपको पता ना हो तो। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं
strange as it may appear, Mr. Savarkar and Mr. सीखने में आपके Jinnah, पास आऊंगा, instead of being आशुतोष जी। opposed to each other मैं आपके पास आऊंगा on हिस्ट्री the सीखने one के लिए। nation versus two nation are in complete agreement about कैसे it. तोड़ा मरोड़ा जाए हिस्ट्री को सीखने के लिए मैं आपके पास Not only आऊंगा। agree but insist that the आशुतोष two जी, nations in India, ये बाबा हिस्ट्री को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाए उसकी ट्रेनिंग लेने में आपके पास आऊंगा। माहुरकर साहब, मैं आपका सम्मान करता हूं, इसलिए मुझे बीच में ना बोले, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, और अगर आप बोलेंगे तो फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, ये आप जानते अच्छी तरीके से। सुन लीजिए मेरी बात को। अच्छा सुन लेते हैं पहले आशु को, उदय भाई आशु जी को सुन लेते हैं आपको नहीं बोलने दूंगा भाई। ये देखिए, ये किताब है, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है कि टू नेशन थियरी के मसले पर जिन्ना और सावरकर एक हैं, उनके अंदर एग्रीमेंट है, और इसके उदाहरण इतिहास से मिलते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर तो छोड़ दीजिए आप, कि जिस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया, उस मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने, जब सावरकर उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने सरकार बनाई। न केवल सरकार बनाई बल्कि बंगाल के अंदर जब क्विट इंडिया मूवमेंट अपने जोर पर था तो देशद्रोह का काम हिंदू महासभा ने किया, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस वक्त सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे। उन्होंने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी और कहा कि क्विट इंडिया मूवमेंट को कैसे क्रश करना है, कैसे बर्बाद करना है। अगर ऐसे लोगों को अगर आप देशभक्त कहना चाहते हो तो कह लीजिए, जिन्होंने जिंदगी भर अंग्रेजों के साथ पिट्ठूगिरी की, जिन्होंने चिट्ठी लिखकर कहा कि हम अंग्रेजों के साथ हैं और कोई भी आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ नहीं करेंगे। आप 1923 के बाद से 1900 उनकी मृत्यु तक आप देख लीजिए, एक शब्द उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोला। यहां तक कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जब सुभाष चंद्र बोस की आईएनए, जब हमारे सैनिक मारे जा रहे थे, देश के स्वाधीनता संग्राम के सिपाही सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, उस वक्त सावरकर जो है, और ये गांव-गांव घूमकर अंग्रेजों की सेना में भारतीयों को रिक्रूट करने की बात कर रहे थे। यानी हमारे ही देश के लोग सुभाष बोस की सेना के खिलाफ लड़ते, वही तो पॉलिसी उनको थी, मारते। ये काम सावरकर ने किया है, उसका वजह से और बच गया भारत पाकिस्तान के सामने। हाँ। उदय माहुरकर जैसे लोग, और जिनके बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, मैं दोबारा पढ़ देता हूं, आप सुन लीजिए इस बारे में। नहीं, एक बार पढ़ दिया, रिपीट होगा आशु, उदय जी से जवाब ले लेते हैं। दीपक एक मिनट, 10 सेकंड। इसी चिट्ठी में देखिए ऐसा है, सरदार पटेल क्या लिखते हैं, कहते हैं कि महंत दिग्विजयनाथ, प्रोफेसर राम सिंह देश पांडे, कम्युनिस्टों का जो कॉन्स्पिरेसी का कैटलॉग है बहुत लंबा है, कम्युनिस्टों का, यानी सरदार कैटलॉग है क्राइम्स का बहुत लंबा है, कॉन्स्पिरेसी का खतरा है, ये सरदार पटेल लिख रहे हैं, कह रहे पब्लिक सिक्योरिटी के लिए लिख रहे हैं। अब उदय माहुरकर कुछ और इतिहास लिखना चाहता है, अमेरिका का इतिहास लिख रहे तो बात अलग है। अगर उदय जी जवाब दीजिए, उदय जी जवाब दीजिए। उन्होंने बताया कि सावरकर अंग्रेजों के पक्ष में काम कर रहे थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। मेरी बात सुनिए, अंग्रेजों के लिखने वाले, मेरी बात सुनिए, दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुननी पड़ेगी आशुतोष आपको। कौन से इतिहासकार मुझे नहीं आशुतोष, आप सुनिए उनकी बात सुनिए। आशुतोष, उन्होंने आपकी बात सुनी, उनकी बात सुनिए। आज उदय जी बोलिए। के दबा नहीं सकते हो को, समझे? माहुरकर साहब इतिहास की बात करिए, देखिए ऐसा है, तोड़िए मरोड़िए मत, फेसबुक और व्हाट्सएप पर पढ़ के बताया करिए। कम्युनिस्ट की कॉन्स्पिरेसी का कैटलॉग इस देश में बहुत लंबा है। वीर सावरकर का विरोध इसके लिए होता है कि वीर सावरकर देश की एकता और अखंडता के सबसे बड़े प्रतीक हैं। उन्होंने अंग्रेजों की जो आइडियोलॉजी, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा आशुतोष, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई। आशुतोष सुन लीजिए प्लीज, आशुतोष उन्होंने आपकी पूरी बात सुनी, सुन लीजिए प्लीज। आपको सुनना पड़ेगा, आशुतोष के साथ सरकार बनाई या नहीं बनाई, आपको सुनना पड़ेगा। मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई या नहीं बनाई हिंदू महासभा ने, आपको मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई कि नहीं, वो भी तब तक पाकिस्तान का प्रस्ताव लाहौर में पास हो चुका था। आपको सुनना पड़ेगा, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, मैं आपको पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए ना। आपको सुनना पड़ेगा। अरे उनका जवाब तो सुन लीजिए आशुतोष। आशुतोष नाराज मत होइए, उदय माहुरकर जी का जवाब सुन लीजिए शांति के साथ। आशुतोष वो आपकी बात का जी भी जवाब देंगे, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं। उदय माहुरकर जी का जवाब सुन लीजिए, उदय जी बोलिए। गलत बात मत बोलो। नहीं, गलत बात क्या? आप रंजीत सावरकर बताइए मुझे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस पार्टी में थे? अरे बंगाल में चिट्ठी लिखी गवर्नर किसान पार्टी नाम की एक मुस्लिम पार्टी मुस्लिम पार्टी देश मुस्लिम लीग नहीं, मुस्लिम पार्टी थी, उसका नाम था किसान पार्टी। उसके बनाया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उस मंत्रिमंडल में थे।
आशुतोष एक मिनट रंजीत जी आशु सुन लीजिए प्लीज, आशु सुन लीजिए एक मिनट सुन लीजिए, उदय जी की बात सुन लीजिए प्लीज, आशुतोष जी प्लीज उदय जी की बात सुन लीजिए। उदय जी बोलिए। माहूरकर को बता रहा था कि अगर वो मेरे बीच में बोलेंगे तो अरे आपने क्या दिया, आपने पूरी बढ़ात निकाल ली, सुन लीजिए उनकी बात। अरे तो मैं आपको को ठहरने दूंगा आशुतोष? आपके पास ही आवाज है, दूसरे के पास नहीं है। आपको मैं बता रहा था क्या कि आप मुझे समझते बीच में टोक रहे थे, तो कैसे मैं आपको बोलने आपके पास आवाज है, बता रहा था, दूसरे के पास आवाज नहीं है, तो नहीं बता रहा था आपको। बोलिए। ऐसा है कि कम्युनिस्टों का जो कैटलॉग है कॉन्स्पिरेसी का बहुत बड़ा है देश के अंदर, उसके कई उदाहरण हैं। ये डिबेट पूरी रात चल सकती है। आशुतोष मेरी किताब पढ़ें कि ये किताब हेगियोग्राफी नहीं है, इसके अंदर स्पष्ट मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई या नहीं बनाई, मैं छोटा सवाल पूछा हूं मैं। देश की एकता और मैं, अरे वो तो बनाई थी ना, कौन ना बोल रहा है, सुनो तो सही आप। बनाई थी ना, जवाब दूंगा मैं। तो जिन्ना के साथ सावरकर का स्टेटमेंट है उसके अंदर कि जिन्ना के साथ सावरकर खड़े थे ना। अरे वो तो ऑन रिकॉर्ड है, उसको कौन सी बड़ी बात है? सावरकर का खुद का स्टेटमेंट है भाई, उसको कौन सी बड़ी बात है? जिन्ना के साथ खड़े थे, मुस्लिम लीग के साथ खड़े थे, जो पाकिस्तान सावरकर ने कहा है कि हिंदू इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ सावरकर खड़े थे। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे क्यों नहीं? भारत को तोड़ने की बात आप को मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाएंगे, मुस्लिम लीग सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरा कि सावरकर ने आशुतोष प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, वो आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। आशुतोष प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। दीपक उन्होंने उनके कई उसमें कम से कम 2 स्टेटमेंट है उनके, उन्होंने उसका जस्टिफिकेशन दिया है। उन्होंने कहा हिंदू इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें हमने सरकार में ज्वाइन किया था। कोई भी जस्टिफिकेशन दे देंगे मान लेंगे आप। बड़ा विस्तार में स्टेटमेंट है उनका। अरे कोई भी स्टेटमेंट देंगे मान लेंगे आप। नहीं क्यों नहीं, हम तो मानेंगे भाई। जिन्ना के साथ खड़े थे पाकिस्तान के प्रस्ताव के बाद, जिन्ना के साथ खड़े थे। Our loyalty to the nation is not undivided. Our loyalty to the nation is not undivided. आशुतोष लिखी थी है, उसके बाद आप कहेंगे कि बड़े भारी वो थे। अपने तमाम मेहमानों को रोकते हुए मैं सीधे चलता हूं वरुण कुमार मिश्रा के पास, इंदौर। वरुण, क्या कहेंगे वीर सावरकर के बारे में? सर नमस्कार। मेरा वीर सावरकर के बारे में यही कहना है कि वीर सावरकर ने माफी मांगी या फिर वीर सावरकर द्वारा अंग्रेजी परस्त थे, ये तो अन्वेषण का विषय है। लेकिन क्या वीर सावरकर ने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ते हुए 2 उम्र कैद काटी? वीर सावरकर ने हमेशा हिंदू समाज की समरसता की बात की। वीर सावरकर ने जाति व्यवस्था और छुआछूत हटाने की बात की। ये क्या इस बात को झुठला सकता है? क्या कोई नहीं झुठला सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, अच्छी बात बोली आपने। लेकिन जो मूल सवाल आशुतोष ने उठाया, जो मूल सवाल उन्होंने उठाया, उस पर भी आ जाइए उदय जी। और आखिरकार अगर ये कॉन्स्पिरेसी है तो ये कॉन्स्पिरेसी क्यों, और सिर्फ वीर सावरकर के खिलाफ ये भी बता दीजिए। वॉल्यूम 10 में कांग्रेस और मुस्लिम रंजीत जी कुछ बोल रहे हैं। देश का विभाजन कैसा किया कांग्रेस, ये ट्रांसफर ऑफ पावर, ये ब्रिटिश सरकार के डॉक्यूमेंट है, 12 वॉल्यूम। वॉल्यूम 10 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर जून का प्लान कैसा मंजूर किया है, ये डिटेल्ड वॉइस रॉय रिपोर्ट है उनके, तो वो पढ़िए कि देश का विश्वास किसका लॉर्ड वेवेल शिमला में लेडी माउंटबेटन लॉर्ड माउंटबेटन नेहरू के बीच में क्या हुआ, नेहरू ने पार्टी कैसा एक्सेप्ट किया, डेट बता दो 10 मई सावरकर का अंग्रेजों के खिलाफ शिमला कॉन्फ्रेंस में 10 मई 1923 के बाद सावरकर एक शब्द अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोला, नॉट अ वर्ड। लेडी माउंटबेटन लॉर्ड माउंटबेटन नेहरू तीनों शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर सावरकर। ठीक है, मैं आप सबको रोक रहा हूँ, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। एक ऑडियंस मेरे कोमल केसरी पटना से, कोमल केसरी क्या कहेंगे वीर सावरकर के बारे में? आपको क्या लगता है उनके बारे में जो बातें कही जाती वो वाकई में असल राष्ट्रभक्त थे, उनके प्रचार के विपरीत? मुझे लगता है कि वो वीर सेना पे वो ब्रिटिश के साथ नहीं मिले हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपने सारे पेटेंशन जो भी उन्होंने लिखा था गांधी जी के कहने के पहले या गांधी जी के कहने के बाद, उन्होंने लिखा था कि मेरे को छोड़कर सारे कैदी जो भी उन्हें रिहा कर देना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि वो ब्रिटिश के साथ नहीं मिले हुए। ठीक है रंजीत जी, आशुतोष ने आरोप लगाया कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं बोला, इसकी क्या हकीकत है बताइए? दीपक मेरी बात सुनो, मैं आपको तथ्यों के आधार पर कहूंगा। किताब आ गई है अभी, उसमें उन्होंने विद ऑल ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स दिए। ब्रिटिश उन्हें आखिर तक एक खतरनाक आदमी मानते थे,
और उन्होंने उनके रिकॉर्ड ऑन स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड से उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ 1937 तक तो उन पे पाबंदी थी। उन्होंने जो काम किए हैं वो इतने महत्वपूर्ण है। उन्होंने खाली राजनीति भी नहीं, उन्होंने समाजकारण भी जो किया। आज जो देश जाति पाति में बटा है उसकी अगेंस्ट उन्होंने जाति छेदक मुहिम 13 साल रत्नागिरी में चलाई। उनके काम तो देखो, आप एक ही मुद्दा लगते हैं। क्यों ये सावरकर आपको आपने सवाल उठा लिया। उदय जी कुछ कहना चाहते हैं? उदय जी कंप्लीट करिए। आशुतोष का सवाल है, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक लाइन क्यों नहीं बोली? दीपक 1945 के अंदर शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर हिंदू महासभा को नहीं बुलाया गया था और एनबी खरे वाइसरॉयल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे। उनको लॉर्ड वेवेल ने कहा, सुनिए मुझे बोलने दीजिए आप, उनको लॉर्ड वेवेल ने कहा कि जब एनबी खरे ने हिंदू महासभा को क्यों नहीं बुलाया, तो लॉर्ड वेवेल ने कहा कि हिंदू महासभा कांग्रेस से भी बड़ी दुश्मन है ब्रिटिश सरकार की। ये 1945 की बात है। आशुतोष जवाब मिल गया आपको? शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर 1923 के बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लॉर्ड बावेल के बात कर रहे हैं? ठीक है, मैं आऊंगा। 1923 के बाद सावरकर ने अंग्रेजों के खिलाफ क्यों नहीं बोला? आप लॉर्ड का पहले का स्टेटमेंट है लॉर्ड वेवेल का। चले जाएंगे होनोलुलु। पार्टीशन का पहले का स्टेटमेंट है लॉर्ड वेवेल का। अरे भाई होनोलुलु मत जाइए ना, कश्मीर मत जाइए, होनोलुलु मत जाइए। आप ये बताइए कि 1923 के बाद सावरकर ने अंग्रेजों के खिलाफ 45 की बात क्यों नहीं बोला? आप 23 के क्या बात कर रहे हो? 45 में एक लास्ट पॉइंट मुझे कह लीजिए। सर अभी है हमारे पास वक्त है, हमारे पास वक्त है। डॉक्टर रतनलाल जी, मैं आप ही से शुरुआत करूंगा। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, एक ब्रेक। तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वीर सावरकर के बारे में। एक नई बहस उनके ऊपर छिड़ी हुई है। विनायक दामोदर सावरकर, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो कहा गया है अभी तक कि वो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, लेकिन नई नई तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं जो कह रहे हैं, और एक पुस्तक कह रही है कि वो अगर होते और अगर उनके हाथों में सिचुएशन होती तो वही इकलौते व्यक्ति थे जो भारत का विभाजन टाल सकते थे। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ रंजीत सावरकर जी हैं। सावरकर जी की तरफ से सावरकर जी के परिवार से हैं, उनका पक्ष रख रहे हैं उदय माहुरकर जी जो इस किताब के लेखक हैं। हिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल मेरे साथ हैं और आशुतोष मेरे साथ हैं। डॉक्टर रतनलाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या सत्य है उनके माफीनामे का, क्योंकि कांग्रेस कहती है बार बार कि 5-5 माफीनामे मांगे, जबकि एक अलग बात है कि वीरता, उनकी वीरता की बात खुद इंदिरा गांधी ने भी की थी। वीरता, अब हम किसी को वीर कब कह दे तो उससे वीर थोड़ी, पहले बात संदर्भों को समझने की कोशिश कीजिए। आप जाइए, चलिए इंग्लैंड लिए चलते हैं जहां वीर सावरकर, लाला हरदयाल और काशी प्रसाद जायसवाल एक साथ रहते थे। वहां पे अगर आप डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो काशी प्रसाद जायसवाल को डेंजरस रेवोल्यूशनिस्ट, डेंजरस मैन ऑफ प्रेजेंट टाइम, हुज हू 100 में लिखा हुआ उनका नाम। और वो जब इंग्लैंड आए, उन पे इंग्लैंड से जो कलकत्ता आए, उनको नौकरी मिली कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, लेकिन डिसमिस कर दिया गया क्योंकि वो डेंजरस रिवोल्यूशनरी माने जाते थे। पुलिस सर्विलांस था और देखकर कोई काम नहीं करने दिया जा रहा था। 1912 में वो पटना शिफ्ट करते, 14 में, और वो सब काम छोड़ देते हैं। वो छोड़ देते हैं और सीधे इंडोलॉजी में लगते हैं, इतिहास पढ़ने में। उनको लगता था कि भाई उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिला मुझे, तो उनको लगा कि ठीक है, लड़ने से कोई फायदा नहीं है, अपने इंडोलॉजी में हिस्ट्री कीजिए। एंड ही बिकेम द लेजेंडरी हिस्टोरियन ऑफ 20th सेंचुरी। सिमिलरली सावरकर साहब 2 बार सजा हुई, जेल में गए, 23 के बाद लगा हुआ है कि क्रांति करने से कोई फायदा नहीं, अंग्रेजों के साथ ही मिल लो, तो मिल लिए रहे। बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि एक इंडिविजुअल का विकास होता है, समाज का भी विकास होता है, चेंजेस आते हैं। तो जवानी के दिन में क्रांतिकारी रहे होंगे, उनसे लगा हुआ कोई फायदा नहीं, तो बाद में चुपचाप बैठ गए होंगे। दूसरी बात, मैं उदय जी को मैं बधाई दे रहा हूँ, बार बार किताब लिखने की पीड़ा मैं जानता हूँ, उसकी समीक्षा भी होती है। कोई किताब फाइनल किताब ना होता है, ना मेरी ना उनकी होगी। इस पर सेमिनार कभी कराएंगे तो अच्छा लगेगा। उन्होंने एक बात कही कि मुस्लिम अपीजमेंट से जो है भारत का विभाजन हुआ और सावरकर साहब वो एकता अखंडता बना लेते। एक तो उन्होंने फाइंड आउट किया होगा उस किताब में कि उनके पास क्या वेज थे, क्या मीन्स थे, किस साधन से पूरा एक भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब मिला लेते। कुछ रास्ता उन्होंने दिखाया होगा।
तीसरी बात जो मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं कि मुस्लिम संदर्भ में उन्होंने की कि अफगानिस्तान और पठान की बात कर रहे थे, नदियां बह जाएंगी, तो आरएसएस था, ये किसके संपर्क में था, किसके बल पे वो भारत को एक अखंड भारत बनाए रखना चाहता था? क्या जर्मनी के संपर्क में थे लोग? तो ये कुछ सवाल है, इतिहास के छात्र होने के नाते ये सवाल कम से कम हम लोग उठाते हैं। इसमें कोई झगड़ा की बात नहीं है भाई। हो सकता है 50 साल में किसी आदमी को कुछ और समझ में आए, दूसरा डिसीजन लेता है। कई बार हिस्टोरियन रहता है, वो फिल्म मेकर बन जाता है, कई बार पत्रकार हिस्टोरियन बन जाता है। ये तो चेंजेस लोगों में चलते रहते हैं। तो सावरकर साहब ने 23 के बाद अंग्रेजों के साथ काम किया या कोई काम नहीं किया आज़ादी के लिए, तो उसको अभी जो है तोड़ मरोड़ के भारत का महान, सबसे महानतम आप जो साबित करना चाहे, गांधी से भी बड़ा है। अंबेडकर गांधी में बहुत डिफरेंसेस थे, लेकिन वो सैद्धांतिक डिफरेंसेस थे। सीधा बोलूँ आप यह है कि भारत रत्न देना चाहते हैं, आप दे दीजिए, मेजोरिटी में है, शासन में है, कौन आपको रोक रहा? बहुत ऐसे लोगों को भी आपने दे दिया है, तो पहले ही मैं कह चुका। लेकिन इतिहास की व्याख्या उस फैक्ट पे होती है। न मेरी पूरी व्याख्या कंप्लीट होगी, ना उदय साहब की व्याख्या कंप्लीट होगी। ठीक है, रंजीत जी कुछ कहना चाहते हैं। रंजीत जी बताइए। वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि भारत रत्न मिल पाए, और उसके बाद उदय जी से भी इसका जवाब लूंगा। रंजीत जी देखिए, मैं ये खुद अनेक बार कह चुका हूँ कि सावरकर परिवार भारत रत्न की मांग नहीं करता, हम उस पर विश्वास नहीं रखते। हम कहते हैं कि सावरकर जी ने अपना काम किया है, जिन्होंने अपनी पूरी जहांगीरी, मतलब आज अरबों की प्रॉपर्टी होगी वो ब्रिटिशों ने जब्त की। वो स्वतंत्र भारत में उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस करो, तो उनके लिए भारत रत्न की कोई जरूरत नहीं है। लोगों स्वतंत्र वीर कहते हैं, वही काफ़ी है। अब रहा माफ़ीनामे का बात, तो उसे दया याचिका कहना चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड है, ये मर्सी पिटिशन इंग्रेजी वर्ड है टेक्निकल। और क्रेडॉक, सर रेजिनाल्ड क्रेडॉक, जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, मेंबर ऑफ होम मेंबर, उसका ऑफिशियल डेटा, वो कहते हैं सावरकर पिटिशन इज फॉर मर्सी, बिकॉज वो मर्सी पिटिशन क्योंकि कहीं कोई मांग करता है तो उसे मर्सी पिटिशन कहते हैं। ही कैनॉट बी सेड टू एक्सप्रेस एनी रिग्रेट और रिपेंटेंस। ये ब्रिटिश लिखते हैं, अगर रिग्रेट और रिपेंटेंस देते माफी कहाँ से हो गई? विदाउट रिग्रेट और रिपेंटेंस माफी होती है क्या? और रही बात उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उनके जो क्रांतिकार्य है वो आज ये आ रहा है कि जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई तो उनके साथी पृथ्वी सिंह आज़ाद, दुर्गा भाभी वोरा, ये मुंबई आए थे, ये सावरकर जी के घर में रहे थे, और सावरकर जी के जो अनुयायी थे गणेश वैशंपायन और उनके और 4 साथीदार, इनको साथ में लेके उन्होंने लेमिंगटन पुलिस चौकी पे हमला किया था, और उसमें सावरकर के साथीदार पकड़े गए थे। उसके बाद जब भगत सिंह को फांसी की सजा एक्चुअल हो गई थी तो उसके निषेध में सावरकर के जो अनुयायी थे, अब देखो सावरकर तो छूटने आने के बाद तो पुलिस की दृष्टि में थे, वो खुद तक कोई काम नहीं कर सकते थे, मगर उनके अनुयायी और ये जो मैंने काम कहा भगत सिंह जी के साथीदार, ये सब साथ में थे। और उन्होंने एक कैपिटल थिएटर था जहां पे ब्रिटिश सोल्जर्स अंग्रेजी सिनेमा देखने जाते थे, उसमें बॉम्ब फेंका था, उसमें भी उस सावरकर ब्रदर, सावरकर के बड़े भाई सावरकर को भी अरेस्ट हुई थी उसमें। तो ये जो काम होते हैं ना ब्रिटिशों के खिलाफ क्रांतिकारी, वो कोई पत्रक छाप के नहीं होते कि एडवांस की कल में ऐसा ऐसा होने वाला हो। और रही बात आंदोलनों की, तो सावरकरों ने भी आंदोलनों में भाग लिया है। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस ने तो 42 का आंदोलन जो हुआ वो कांग्रेस का था। सावरकर का मानना था कि गांधी जी ने कहा था कि आप जितक होगा कि आप पूरा प्रधानमंत्री बन जाइए, मंत्रिमंडल आपका बनाइए, हम सत्ता में शामिल नहीं होंगे। तो सावरकर का इसको विरोध था क्योंकि ये लोकशाही के विरोधी था, और सावरकर ने कहा था कि क्विट इंडिया विल रिजल्ट इनटू स्प्लिट इंडिया। ये स्टेटमेंट्स उनके रिकॉर्ड पे है। तो वो उनका विरोध था, वो आंदोलन को नहीं था, ये गांधी के दृष्टिकोण का विरोध था, और इसीलिए वो सहभागी नहीं हुए। मगर उसमें राम मनोहर लोहिया नहीं हुए, डॉक्टर अंबेडकर भी सहभागी नहीं हुए। तो क्या आशुतोष जी और ये इनका अंबेडकर जी को भी देशद्रोही कहेंगे क्योंकि अंबेडकर उसमें सहभागी नहीं हुए? ठीक है आशुतोष, मैं आपसे जानना चाहता हूं भाई, भगत सिंह की फांसी के बाद, भगत सिंह जी की शहादत के बाद दुर्गा भाभी सावरकर जी के घर गए, उनके परिवार के साथ रहे, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है ना, इसके तो गवाह भी मौजूद है आज की तारीख में जिन्होंने उनको वहां पर देखा। फिर भी आप ऐसे रिवॉल्यूशनरी जो उनके साथ में रहे, फिर भी आप कहते हैं कि वो अंग्रेजों की बात करते थे, अंग्रेजों के फेवर में बोलते थे। अरे भाई, अभी चलिए मैं जो बात अभी रंजीत सावरकर ने की, मैं उनकी बात मान लेता हूं कि क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर गांधी जी से उनके मतभेद थे। क्विट इंडिया मूवमेंट को तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के भी मतभेद थे। तो क्या वो हिंदू महासभा जिसके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिसकी सदारत सावरकर कर रहे थे, क्या अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर कहेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट को क्रश कर देना चाहिए? ये तो इतिहास का तथ्य है।
मतभेद होते हैं, मतभेद होने के बाद आप चुप हो जाते। आप अंग्रेजों के साथ मिलकर आप आंदोलन क्रश करने की बात कर रहे हैं। ये कहां का न्याय है? दूसरी बात, अभी आपने कहा कि चलिए उनको 2 बार हो गया। सचिंद्र नाथ सान्याल को आज वो हुआ, अंडमान निकोबार में काला पानी हुआ, वहां से छूटे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की पिट्ठूगिरी नहीं की, दोबारा पकड़े गए, दोबारा उनको भेजा गया। सचिंद्र नाथ सान्याल अकेले उदाहरण है। ऊधम सिंह, उन्होंने उनके साथ कम टॉर्चर हुआ था, उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सजाए मौत के लिए तैयार हूं। ठीक है रंजीत जी, एक क्विक जवाब। ठीक है आजू, मेरे पास वक्त बहुत कम है। रंजीत जी जवाब देना चाहते हैं। रंजीत जी लेट मी कंप्लीट। दीपक एक अभी कहा गया उन्होंने कभी रिग्रेट नहीं सचिंद्र नाथ सान्याल जी का नाम आपने लिया। आशुतोष जी उनका तो सम्मान कीजिए। जिन सान्याल का नाम आपने उनका तो सम्मान किए, वो सावरकर के बारे में खुद क्या लिखते हैं? जिसमें लिखा हुआ है, देखो वो सावरकर के बारे में खुद क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कि मैंने जैसी पिटीशन दी वैसी सावरकर ने भी लिखी। सचिन सान्याल खुद कहते हैं सावरकर के बारे में। अच्छा ठीक है, आंदोलन में हिस्सा लिया उन्होंने। अरे सचिन सान्याल क्या कहते हैं? सुनो ना, सचिंद्र नाथ सान्याल क्या कहते हैं? सचिंद्र नाथ सान्याल आगे भी सावरकर जी के साथी रहे। वो कहते हैं कि मैंने भी ऐसे अर्जी दी है। अरे वो खुद लिखते हैं ना यार, वो खुद लिखते हैं। सान्याल अपनी कहानी में खुद लिखते हैं कि मैंने ऐसी चिट्ठी नहीं बने थे और मुझे छोड़ा, मगर सावरकर जी को नहीं छोड़ा। उन्होंने अरे उनकी अरे आप उनकी सुनो ना। सान्याल ने भी मर्सी पिटीशन दी थी, वो रिकॉर्ड है। मर्सी पिटीशन सावरकर को बारे में माफी नहीं मांगते। मर्सी पिटीशन में आप ये नहीं कहते कि मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बना रहूंगा। ये मर्सी पिटीशन है। तो सुनो ना, उनके साथ लिखा रहा हूं। मर्सी पिटीशन देख लीजिए क्या मर्सी पिटीशन, जिसमें लिखा हुआ है कि वी रिग्रेट। वो कह रहे मैं माफी चाहता हूं, मुझसे गलती हो गई, मैं क्रांति में आगे सान्याल की किताब है। अरे बंदी जीवन दीपक सचिंद्र ये देखिए सचिंद्र सान्याल सावरकर ने भी किया। मैं कुछ कहना चाहूंगा, मगर माफी मांगी है, छोड़ा गया। अंग्रेजों के पिट्ठूगिरी की है, सरकार को अंग्रेजों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला। अरे यार के बाद आप भाई सान्याल जी का कुछ कहना चाहूंगा। अभी ये गलत बात है। सरकार क्या लिखा है उन्होंने पढ़ो। कहते हैं आप उनका ओरिजिनल है भाई। आप जो बोल रहे हैं रंजीत जी बोल रहे हैं, रंजीत जी जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, आप अपने फैक्ट बता रहे हैं, वो अपने फैक्ट बता रहे हैं। बट ये भी हकीकत है कि इतिहास कभी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन होते हैं। उदय जी, क्या आपने भारत रत्न के लिए किताब लिखी है? बताइए। सावरकर परिवार का कहना है कि वो किसी भारत रत्न वगैरह को नहीं मानते। देखिए, सावरकर कोई भारत रत्न के मोहताज नहीं है। मैं एक बात टिप्पणी, मेरी आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा। छोटे में जो जिनके आइडियोलॉजी, जिनकी पॉलिटिक्स विभाजनकारी विभाजित भारत पे आधारित हैं, वही सावरकर का विरोध करते हैं, क्योंकि सावरकर देश की एकता और अखंडता के सबसे बड़े प्रतीक हैं। सावरकर कभी देश की एकता अखंडता की बात नहीं करते थे। मैं तो कह रहा हूं आपसे, टू नेशन थियरी की बात क्यों की उन्होंने? अगर उनको भारत की अखंडता प्यारी थी तो टू नेशन थियरी की बात क्यों की? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कही है। अरे उन्होंने तो बता दिया ना टू नेशन थ्योरी की बात। किस साल में और सावरकर को कब के लिए कोट किया जाता है? मेरे पास वक्त कितना है? निकालेंगे, आप भी निकालेंगे, मैं भी निकालूंगा, उदय जी भी निकालेंगे, रंजीत जी भी निकालेंगे, डॉक्टर रतन लाल जी भी निकालेंगे, फिर बैठेंगे। अभी हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं। और सवाल था मेरा, वीर सावरकर को एजेंडे के तहत बदनाम करने की कोशिशें होती रही। हाँ कहना है 85% लोगों का। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन आप जानते हैं न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।